नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 3 फरवरी 2023 का EVS, ठीक है। और ये जो EVS है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। इसी कंसेप्ट से कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, जैसा कि नोटिफिकेशन द्वारा सभी को पता हो गया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इस टाइप का जो क्वेश्चन है मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है डिस्प्ले के कारण, छोटा होने के कारण, तो आपको कंसेप्ट मालूम है, उसी कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जो मैं कंसेप्ट बताई हूँ उसी पर सॉल्व होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्पना कीजिए कि आप एक उद्यान पार्क में हैं और भूकंप आ गया है। आप सुरक्षा की कौन सी युक्ति अपनाएंगे? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कल्पना आपको करना है कि आप एक पार्क में हैं और वहाँ पे अगर भूकंप आ जाता है तो आप क्या करेंगे अपनी सुरक्षा के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है इमारतों से दूर खुले में रहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जब भूकंप आए तो इमारत के पास, यानी कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं उसके पास नहीं रहना है, उससे दूर रहना है। तो ये आपका सही है। ऑप्शन बी है निकटतम इमारत में भाग जाइए। तो यहाँ पे इमारत पे नहीं भागना है, यानी कि घर में नहीं जाना है भूकंप आने पर, ठीक है। इतना तो कंसेप्ट आपको पता होगा। ऑप्शन सी है निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाए। तो आप वृक्ष के नीचे खड़े होंगे, ये भी गलत बात है। वृक्ष भूकंप के कारण गिर सकता है तो आपको हानि पहुंच सकती है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन डी है पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए। तो सड़क पर नहीं जाना है, वहाँ पे बहुत पेड़ रहते हैं। यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन में इमारत से दूर खुले में रहना है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सबसे बेटर है, इसे करें, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा आपको भारी समझने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को इजी वे में समझिए और आंसर कीजिए आप लोग यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल के रंगीन पेस्ट से चित्रकला पेंटिंग बनाना निहित है। यहाँ पे किस किस चीज़ का प्रयोग कर रहा है? प्राकृतिक रंग जैसे कि नील, हल्दी, पेड़ का छाल, पुष्पों का वर्ण या फिर चावल के रंगीन पेस्ट। तो ये सब जो है मधुबनी चित्रकला में प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग में जो है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, पिसी हुई चावल का प्रयोग किया जाता है और पेड़ों की छाल, ये सब जो है मधुबनी चित्रकला में प्रयोग की जाती है। ओके, आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ऐसे भोज्य पदार्थों का समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त होता है। यानी क्वेश्चन कहने का यह अर्थ हुआ कि आप ऐसे समुच्चय को चुनना है। यहाँ पे जो समुच्चय दिया गया है पौधा का, उसमें से जो पौधों के समान भाग से, यानी कि मान लीजिए कि पौधे के जड़ से प्राप्त होता है, यानी कि जो मिट्टी के अंदर से प्राप्त होता है उसी का सिर्फ बताना है, या फिर तना से जो प्राप्त होता है उसी का समूह बताना है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सेब, गन्ना, अदरक, गाजर। तो यहाँ पर जो सेब है ये तना से प्राप्त होता है, जबकि यहाँ पे गन्ना और अदरक दिया गया है। अदरक, गाजर, ये सब मिट्टी के अंदर जो जड़ वाला भाग होता है उससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो समान समूह है ये नहीं बन पाया, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी है हरी मटर, जीरा, चना और गेहूँ। तो हरी मटर जो है पौधे के जो तना होता है इधर से प्राप्त होता है, मटर भी इधर से प्राप्त होगा, जीरा भी इधर से ही प्राप्त होगा और चना, गेहूँ भी आपके तना से ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये जो आपका समूह बन रहा है ये समान
भाग से प्राप्त करने वाला समूह है, इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है सबसे बेटर है। और यहाँ पे जो है पालक जो है पत्ता से प्राप्त होगा, जीरा भी पत्ता से, लेकिन आलू जो है वो मिट्टी के अंदर से प्राप्त होता है, इसलिए आपका ये समूह नहीं बन पाया। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को समझकर आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नीचे घटनाओं का क्रम दिया गया है जिसने नदी के जल में अत्यधिक प्रदूषण हो गया है। नदी के जल में जो है अत्यधिक प्रदूषण हो गया है, इसका क्रम ज्ञात करना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है नदी के जल की गंध, अम्लता और रंग को प्रभावित होते हैं। और ऑप्शन बी है जल में जलीय जीवन जीवित नहीं रह सकता। और ऑप्शन सी है सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी मृत हो गई है। और ऑप्शन डी है जल में हानिकारक रसायन अधिकता में छोड़े गए हैं। यहाँ पे आपको 4 दिया गया है ऑप्शन, और चारों को सही क्रम में बताना है आपको कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही क्रम में आएगा, जल में हानिकारक रसायन अधिकता में जब छोड़े जाएंगे तो नदी का जल जो है गंध, अम्लता और रंग को प्रभावित कर देंगे। तो आपका सबसे पहले डी होगा, फिर ए होगा। ओके, फर्स्ट और सेकंड। और ऑप्शन सी में कह रहा है सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी जो है मृत हो गई है। तो यहाँ पे आपका इससे पहले यहाँ पे अगर आप नदी की जल जो है वो गंध से उसमें गंध हो गया है, फिर अम्लता और रंग जो प्रभावित हो गए हैं, इसके कारण से जो है कि जल में जलीय जो जीवन होगा जीवित नहीं रह सकता है, जल जब दूषित हो जाएगा तो। ठीक है, आपका तब थर्ड ऑप्शन होगा। और ऑप्शन सी है सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए नदी जो है मृत हो गई है, आपका ये 4th नंबर में जाएगा। ठीक है, आपका डी, ए, बी, सी, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा। सही क्रम में आपको दर्शाना था कि इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। पौधों का प्रवर्धन जो है बीजों द्वारा होता है, इसमें से समूह बताइए कि कौन सा समूह है जो बीज द्वारा ही हो सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। तो यहाँ पे जो है गन्ना बीज से नहीं लगाया जाता है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे गुलाब जो है और फिर गन्ना भी बीज से नहीं लगता है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे गन्ना दिया, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जो सिर्फ बीजों के द्वारा ही आप उसका कर सकते हैं पौधों का प्रवर्धन, तो वो है आपका चावल, गेहूं और ओट्स। चावल, गेहूं और ओट्स जो है ये बीज द्वारा ही प्रवर्धन किए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती है। पीवी सिंधु संबंध रखती है, वहाँ का प्रमुख भोजन आपको बताना है। ठीक है, वहाँ का प्रमुख भोजन जो है इडली, चटनी, चावल और सांभर। जहाँ से पीवी सिंधु बिलोंग करती है वहाँ का ये प्रमुख भोजन है। ओके, भारत के तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो यानी कि ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तेलंगाना की प्रमुख भोजन क्या हो सकता है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा इडली, चटनी, चावल और सांभर। ये बात को आपको ध्यान में रखना होगा। पीवी सिंधु जो है तेलंगाना से संबंधित है। ओके, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ए की 2 बहनें बी और सी है। यहाँ पे रीजनिंग टाइप का आपका क्वेश्चन कर रहा है कि ए की 2 बहन है। ए की 2 बहन है, कौन कौन, बी और सी। और ए का पति जो है कौन है, डी। बी और सी की पुत्रियों का डी का संबंध क्या होगा। इसकी पुत्री जो होगी यहाँ पे पुत्री
इसका संबंध डी से क्या हो सकता है ये आपको बताना है, ठीक है। यानी डी की पत्नी ए है और ए की बहन जो है, ये बहन है सिस्टर, बहन बी और सी है, ठीक है। तो ये तीनों तो बहन ही हो गई, यानी कि बहन का हस्बैंड क्या लगेगा, बहन का हस्बैंड जीजा लगते हैं। तो यहाँ पे इसके बेटा बेटी जो होगा इसको डी को क्या कहेगा, मौसा कहेगा। और ऑप्शन में आपका मौसा नहीं दिया गया है तो यहाँ पे डी उनके अंकल लगेंगे, अंकल आप कह सकते हैं मौसा को। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है। इसी तरीके से रीजनिंग का भी क्वेश्चन डाल दे रहा है ईवीएस में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है। वायु द्वारा जो फैलने की संभावना है वो है आपका आक। आक यानी एक फूल होता है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि आँख कैसा दिखता है। उसको मदार भी कहा जाता है। यह जो है वायु से यानी कि हवा के द्वारा फैलने की संभावना रहती है। यह एक वृक्ष होगा जो नीला नीला कलर के या फिर वाइट भी फूल रहता है, आप देख सकते हैं गूगल करके। 69 आपका हो गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आप दुकान से गेहूं लेते हैं और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती है। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम का चुनाव कीजिए। यह क्वेश्चन सभी कोई हल कर सकते हैं। यह क्वेश्चन किसी से गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट में कह रहा है एक पात्र में आटा ले, आटा गूथे, रोटी सेके, फिर कह रहा है गेहूं का आटा बनाए। तो यहाँ पे जब रोटी सेक लेगा तो फिर गेहूं का आटा कैसे बनाएगा, सबसे पहले तो होना चाहिए गेहूं का आटा बनाए, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। फर्स्ट में यहाँ पे दे रहा है गेहूं का आटा बनाए, ठीक है। फिर एक पात्र में आटा लेना है, फिर आटा को गूंथना है और फिर क्या करना है, गूथे आटे को पेड़ा बनाना है और फिर रोटी बनाना है। ये आपका जो है सही क्रम में दिया गया है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि उर्वरक की अपेक्षा यानी कि उर्वरक का प्रयोग नहीं करना है खेतों में, बल्कि खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है ये आपको बताना है। और यहाँ पे जो है कूट दिया गया है, थोड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ओके। खाद जैव निम्नीकरणीय है, ये बात आपका बिल्कुल सही बोला। खाद जो है कैसा होता है, जैव निम्नीकरणीय होता है, ये आपका सही है, ठीक है। और ऑप्शन बी है खाद में एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, ये भी आपका सही है। खाद में जो है एक प्रबल तरीके से रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। इस बात को आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और खाद से मृदा में यानी कि मिट्टी में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, ये भी आपका सही है। जब आप खेत में खाद डालेंगे तो मिट्टी जो है वो उसमें सूक्ष्म रंध्र बन जाती है, ये आपका सही बात है। और ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो खाद जो है बड़ी मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है, वो ज़्यादा नहीं लगता है, ये आपका गलत बोला। ऑप्शन डी आपका गलत है। सही हो रहा है ए, बी और सी। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ओके। इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया रहता है, सिर्फ आपको समझना रहता है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप गंगा नदी के किनारे स्थित शहर की यात्रा करना चाहते हैं, इनमें से किस शहर समूह का चयन करेंगे ये बताना है आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता, कानपुर, वाराणसी। तो यह जो शहर है सब गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है आपका कोलकाता, कानपुर, वाराणसी। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन बी में पटना तो है गंगा नदी के किनारे स्थित, लेकिन हैदराबाद नहीं है। यह समूह जो है गलत हो गया, ओके। इसमें जो है सीधे तौर पर आपको याद रखना है कि गंगा नदी के किनारे स्थित शहर जो है, कुछ शहर को आप माइंड में कर लीजिएगा, बहुत ही
अच्छा होगा। ओके, यहाँ पे कोलकाता, कानपुर और वाराणसी दिया गया है, और अगला भी दे सकता है, हरिद्वार होता है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ये सब आप थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा जोड़ा जो है वो सही है, ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है गेहूँ मूसलाजर, तो गेहूँ में जो है मूसलाजर नहीं होता है, उसमें झाकड़ा जड़ होता है, ये आपका गलत बोला। ओके, सही युग्म का चुनाव करना है। ऑप्शन बी है धनिया मूसलाजर, तो ये बात आपका सही बोला, धनिया में जो होता है मूसलाजर होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। बांस में मूसलाजर नहीं होता है और ना ही गजरा में झकड़ा जड़ होता है। ठीक है, आपका जो सही है ऑप्शन बी। धनिया में कैसा जड़ होता है, मूसला जड़ होता है। आप सब जड़ के बारे में अध्ययन कर लीजिएगा, ऐसे मैं बता भी दूंगी कि कौन से पौधा में कैसा जड़ होता है, मैं आपको एक क्लास एक्स्ट्रा कराऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए जीव का नाम दे रहा है सांप, कछुआ और गिरगिट, ये तीनों जो है रेंग कर चलता है। ठीक है, तो इसमें से देखिए कौन सा है जो इससे संबंधित है, निकटतम संबंधी है इसका, वो है आपका छिपकली। सांप, कछुआ और गिरगिट जो है, गिरगिट का निकटतम संबंधी छिपकली हो जाएगा। यहाँ पे मेढक, चमगादड़ और मछली नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या अभिलक्षणिक गुण नहीं है, ये बताना है आपको। पेंगुइना जो है एक चिड़िया है, और ये बताना है आपको इसका क्या अभिलक्षणिक गुण नहीं है, निगेटिव पूछा जो उसमें नहीं पाया जाता है, ये बताना है आपको। उसकी त्वचा मोटी होती है और उनके शरीरों में बहुत वसा है, तो ये बात भी आपका सही बोला। पेंगुइन जो होता है, इनकी त्वचा जो होती है मोटी होती है और शरीर में बहुत वसा होता है। आप चाहेंगे तो पेंगुइन के बारे में लिख सकते हैं। ओके, उनके शरीर एक धारा रेखीय है, तो ये भी आपका सही बोला, उनका शरीर जो होता है धारा रेखीय होता है। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, तो ये आपका गलत बोला। पेंगुइन में यह जो विशेषता नहीं पाई जाती है कि वह अपने आसपास के वातावरण के अनुसार अपना रंग बदल सके, ये बात आपका गलत बोला। और निगेटिव ही खोजना था, निगेटिव आपको मिल गया। ओके, वे साथ साथ इकट्ठे होकर चिपक कर जीवित रहते हैं, ये बात आपका सही है। पेंगुइन जो होता है उसमें ये सब गुण पाया जाता है, और जो गुण पाया जाता है उसे आप जरूर नोट करें। ऑप्शन सी जो है ये गुण नहीं पाया जाता है, उसमें आपको निगेटिव पूछा तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलती इमारतें गोलकोंडा किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा किससे परिचित करवाती है, ये बताना है आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्था। तो यहाँ पे जो है गोलकोंडा किला के बारे में यह परिचय कराता है कि यह तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्थाओं के बारे में परिचित कराता है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। ओके, ऑप्शन बी में गोलकोंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन, ये आपका बिल्कुल गलत है। उनके द्वारा किए गए भोजन का परिचय नहीं कराता है गोलकोंडा किला, ये आपका गलत है। ओके, ऑप्शन सी है युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके बारे में परिचय आपको मिलेगा। और ऑप्शन डी है स्थानों का पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ना, इसका भी परिचय आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो सही जा रहा है ए, सी और डी। आप चाहेंगे तो गोलकोंडा किला में यह लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका ऑप्शन ए जो है राइट होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस का एक पार्ट खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय
यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण क्या है, ये बताना है आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है, लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। तो ये जो है परिप्रेक्ष्य का उदाहरण नहीं हो सकता है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। उनके दूरी तक जाने के विभिन्न प्रकार के वाहन का उपयोग नहीं करेगा, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी है, विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है, इसके बारे में भी ये नहीं बताएगा, यातायात तक सीमित नहीं है। और ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों को हमारे देश के भिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का दर ज्ञात करनी चाहिए। तो ये बेटर लग रहा है। जब ईवीएस की पाठ खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करने के लिए आपको बताना चाहिए कि विद्यार्थियों को हमारे देश में विभिन्न शहरों में और विभिन्न वर्षों में जो पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है, तो बच्चा जो है बेटर कर पाएगा। ओके, आपका ऑप्शन सी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के उच्चतम वर्ग जो है वो है आपका सृजन। इस बात को चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। ब्लूम की रूपांतरित वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग जो है क्या है, सृजन। सृजन का अर्थ होता है खोजना, किसी नए चीज का सृजन करना। ओके, आपका ऑप्शन सी जो है बहुत ही बेटर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का प्रयोग करता है। जब भी व्यापक समूह का बात करें कि व्यापक समूह का उपयोग करता है, वो जो होता है रूब्रिक्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन जो होता है रूब्रिक्स के द्वारा किया जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनके प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन सा कौशल प्रोत्साहित किया जा रहा है, यह आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा इसे समझिए आप। एक शिक्षिका जो है अपने विद्यार्थी को क्या कह रही है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के आधार पर अंतर स्पष्ट करने की कह रही है। ओके, तो इससे जो है बच्चा में अवलोकन की प्रक्रिया विकसित होगी, वर्गीकरण कर पाएगा, फिर निष्कर्ष निकाल पाएगा और वो संप्रेषण कर पाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन डी जो है सबसे बेटर है। डायरेक्ट मैं आंसर आपको बताई हूँ, आप लोग सभी ऑप्शन को पढ़कर आंसर करें तो बेटर होगा। ओके, ऑप्शन डी आपका बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ईवीएस के शिक्षण अधिगम का वह उपागम जो संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग होता है वह है, जिसमें संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग किया जाता है, वह क्या होता है ये बताना है आपको, ठीक है। आप चाहेंगे तो इसे नोट कर लें। जिसमें संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग किया जाता है वो होता है आपका समाकालित उपागम। ओके, समाकालित उपागम जो होता है इसमें संप्रत्यय और प्रक्रिया उपागम दोनों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बेटर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है, रमा अपने विद्यार्थियों को बीजों का अंकुरण पाठ के शिक्षण की योजना बनाती है और वह विभिन्न बीजों को छूकर अपने बच्चों को उन्हें महसूस कराती है। तब वह बीजों को पहचानने एवं उनके नाम बताने को कहती है। वह शिक्षण की किस विधि का उपयोग कर रही है ये बताना है आपको, ठीक है। शिक्षिका द्वारा क्या किया जा रहा है, बच्चों के सामने विभिन्न प्रकार के बीज रखा जा रहा है और उन्हें छू कर स्पर्श करके बच्चों को महसूस करने को कहती है और कहती है कि बीजों को पहचाने और उनका नाम बताए। ये जो प्रक्रिया है
ये प्रदर्शन की प्रक्रिया है। यह जो प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि बीजों को रखा जा रहा है और उसे महसूस करके, छू कर महसूस करना है और बताना है कि ये कौन सा बीज है। बीज को पहचानने में पहचानने को कहती है और उनका नाम बताने को कहती है। ठीक है, यह जो विधि है प्रदर्शन विधि का उपयोग कर रही है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है बेटर होगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टीना एक ईवीएस शिक्षिका विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग के लाभ बता रही है। निम्नलिखित में से टीना का कथन कौन सा है, ये बताना है आपको। ओके, क्वेश्चन क्या बोला कि विद्यार्थियों के आकलन में रिपोर्ट करने के लिए जांच सूची के प्रयोग का लाभ बताना है आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है जांच सूचियों का प्रयोग आसान है। तो जांच सूची का प्रयोग जो है ये आसान नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है जांच सूचियों के लिए वृत्तांत रिकॉर्ड विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे विस्तृत रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पे बोल रहा है रखने की आवश्यकता है, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है जांच सूचियों क्षेत्रों की उपलब्धियों का विवरण देती है। ये भी आपका नहीं है। जांच सूची जो होती है छात्रों की उपलब्धियों के बारे में विवरण नहीं देती है, ये भी आपका गलत है। और ऑप्शन डी है उच्च कक्षाओं में भेजने के लिए जांच सूचियों की व्याख्या करना आसान है। ये बात आपका सही है। जब उच्च कक्षा में भेजने के लिए आप करेंगे जांच सूची का प्रयोग तो ये व्याख्या करने में आसान होता है, ये बात आपका बिल्कुल सही बोला। ओके, ऑप्शन डी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यात्रा एक विषय पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संवादात्मक शिक्षण का है, ये बताना है आपको। संवादात्मक शिक्षण का उदाहरण कौन हो सकता है, ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों की यात्रा से संबंधित चित्र एकत्र करने के लिए कहना। तो यहाँ पे चित्र एकत्र करने के बाद यहाँ पे बेटर नहीं लग रहा है, चित्र एकत्र नहीं करना है। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में आपस में यात्रा पर प्रदर्शन करने के लिए कहना। तो यहाँ पे प्रदर्शन वर्ड जो होता है यात्रा के लिए नहीं है बेटर, ये भी आपका गलत है। यात्रा का तथा टिकटों के प्रकार पर शिक्षिका द्वारा डिजिटल प्रस्तुतिकरण दिखाना। तो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण दिखाने से नहीं होने वाला कुछ। शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभव के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं, ये आपका सबसे बेटर है। संदर्भ वाली जब भी बात करें वो 100% सही होता है। जब भी संदर्भ की बात में करें और अपने अनुभव के बारे में बात करें, ये भी आपका बेटर होता है। ठीक है, तो संवेदात्मक शिक्षण का उदाहरण जो है वो है आपका शिक्षिका तथा विद्यार्थी मिलकर सुनते हैं तथा यात्रा संबंधी अपने अनुभवों के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हैं। ऑप्शन डी आपका सबसे बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। मिली एक 6 वर्षीय बालिका अपने चीज़ें जैसे कि क्लेडो, किताब, वर्कशीट, रंग इत्यादि किसी के साथ साझा नहीं करती, यानी कि किसी को वो नहीं देती है। उसकी अध्यापिका को मिली को शामिल करने के लिए भी संयोजक क्रियाकलाप का आयोजन करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मिली की अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे ये बताना है आपको। ठीक है, यानी कि मिली जो है वो किसी को अपना जो किताब है, वर्कशीट है, रंग इत्यादि शेयर नहीं करती है और अध्यापक को मिली को शामिल करने के लिए सहयोगात्मक जो संयोजक क्रियाकलाप होता है उसमें समस्या सामना करना पड़ता है। तो मिली का अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे उसके साथ ये बताना है आपको। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मिली को समझाएंगे कि वह अपने वस्तुओं को दूसरे से साझा करे। तो समझाने से जो है बच्चा नहीं समझ पाएगा, ये आपका बेटर नहीं जा रहा है। अन्य सभी छात्रों को समझाएंगे कि वो मिली के स्वतात्मक व्यवहार के साथ समायोजन करे। तो ये भी आपका बेटर नहीं है। उनके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर उनके व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगी, ये भी आपका नहीं, अभिभावक को तो बुलाना ही नहीं है। और ऑप्शन डी है मिली के व्यवहार के समाजीकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न
समूह कार्य का संचालन करेगी। ये बात आपका सही है। एक शिक्षक होने के नाते आप मिली के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि वो समाजीकरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न समूह का संचालन करेंगे, तो मिली जो है समझ पाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कूट है आपका, ये इसे देखिए थोड़ा अच्छा से। क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है। यानी कि ईवीएस का कौन सा शिक्षण सामाजिक रचनावादी उपागम का अनुगमन करता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कहानी, कविताएं तथा असल जीवन के वर्णनों को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना, जिससे विविध कक्षाओं के अनुसार हो सके। ये बात आपका बहुत ही बेटर कहा कि कहानी, कविताएं तथा असल जीवन के वर्णन जो है अगर आप पाठ्य पुस्तक में शामिल करते हैं तो विविध कक्षाओं के अनुसार हो सकेंगे। ठीक है, ये आपका सही है। ऑप्शन बी है पाठों को सरल एवं मानक भाषा में प्रस्तुत किया जाए। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ, मानक वर्ड या फिर मानकीकृत जो होता है बहुत ही घटिया वर्ड है, ये जहाँ भी रहेगा सेंटेंस को गलत कर देगा। ये आपका ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी है संदर्भ की समझ को बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाए। मैं आपको बताई हूँ ईवीएस में संदर्भ वाली जब भी बात करें वो सही जाता है, तो आपका ऑप्शन सी भी सही है कि संदर्भ की समझ को बढ़ाएंगे और स्थानीय भाषा एवं शब्दावली का प्रयोग करेंगे, तो ये आपका बेटर होगा। और ऑप्शन डी में क्या बोला, मानकीकृत, यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है, तो मानकीकृत वाला वर्ड मैं अभी बताई हूँ कि वो गलत होता है। तो यहाँ पे कौन कौन सही हो रहा है, ए और सी। देखिए किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शन ए। ओके, कूट था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के शिक्षण के लिए उपयुक्त उपागम नहीं है। निगेटिव बताना है कि ईवीएस के लिए कौन सा उपयुक्त उपागम जो नहीं है, इसे बताना है। भूमिका निभाना ये तो है, और सर्वेक्षण भी है, क्षेत्र भ्रमण भी है ईवीएस के लिए, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वर्ड। और यहाँ पे दिया गया है व्याख्यानों द्वारा शिक्षण निर्देश, तो यहाँ पे व्याख्यानों ईवीएस जो है, ईवीएस आप व्याख्यान द्वारा नहीं बता सकते हैं, ये आपका निगेटिव है। निगेटिव पूछ रहा था, ऑप्शन डी आपको दिखा। और ऑप्शन ई में जो है संवेदात्मक शिक्षण, ये भी आपका सही जाता है ईवीएस के लिए। आपका ऑप्शन डी देखिए किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कूट था, कूट टाइप का, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। शीना दृष्टिबाधित है तथा ईवीएस के कक्षाओं में बहुत रुचि लेती है। आप पहाड़ी क्षेत्रों में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रही हैं तथा शीना इस भ्रमण पर जाना चाहती है, आप क्या करेंगी, ये बताना है आपको। यानी कि क्वेश्चन बोला कि एक शीना नाम का विद्यार्थी है जो कि दृष्टिबाधित है और वह जो है ईवीएस में बहुत ही रुचि रखती है, और आप पहाड़ी क्षेत्र में विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे, ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है उसके अभिभावकों को कहेंगे कि उसे मना करें, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में इसके लिए जोखिम हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चा को मना भी नहीं करना है, बच्चा नाराज़ हो जाएगा। ठीक है, बच्चा को कोई हानि नहीं पहुँचना चाहिए। बच्चा जो है बच्चा ही है, वो समझेगा नहीं बात को। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। और बी क्या है, उनके अभिभावकों को सलाह दे कि उन्हें जाने की अनुमति दे दे, तो यहाँ पे ये भी अभिभावक से सलाह नहीं लेना है, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन सी है उनकी सबसे अच्छे मित्र को जिम्मेदारी सौंपे कि वह यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा को ध्यान दे, ये बात आपका सही है। बच्चा को जो है अगर वो दृष्टिबाधित है तो उसे एक सबसे अच्छा मित्र को सौंप दे कि जब भी यात्रा में उससे परेशानी हो या फिर उसका साथ देना चाहिए। ठीक है, उसका ध्यान रखे, ये बात होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी में कह रहा है 4-6 विद्यार्थियों के समूह बनाए तथा प्रत्येक समूह को यात्रा से संबंधित निर्धारित जिम्मेदारी सौंपे, ये भी आपका सही है। दृष्टिबाधित के लिए ये आपका बहुत ही बेटर होगा। तो सी और डी जो है आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ओके, कूट था,
इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस के भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक नहीं है, ये बताना है आपको। निगेटिव बताना है कि ईवीएस के भावात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा आकलन नहीं है। नहीं यहाँ पे निगेटिव नहीं है, आकलन का संबंधित संकेतक है, ये आपको बताना है, ठीक है। अवलोकन तो अच्छा होता है लेकिन यहाँ पे भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। चर्चा करना भी अच्छा होता है लेकिन भावात्मक पक्ष से नहीं है संबंधित। भावात्मक पक्ष से जो संबंधित है वो है आपका साथ मिलकर काम करना सीखना, ये सबसे बेटर है। आप चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं, भावात्मक पक्ष से संबंधित आकलन का संकेतक क्या है, साथ मिलकर काम करना सीखना। ओके, ऑप्शन सी आपका सबसे बेटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट और लास्ट ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन है आज का। ईवीएस की कक्षा में जब कोई बच्चा कई अन्वेषी प्रश्न पूछता है तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर रहा है, ये बताना है आपको। यानी कि जब बच्चा खोजी प्रश्न पूछता है, यानी कि खोजने वाला प्रश्न, अन्वेषी प्रश्न, तब वह अपने कौन से कौशल को बेहतर नहीं कर पा रहा है, ये बताना है आपको। सुनने का कौशल तो बेहतर होगा उससे, विवेचना कौशल भी बेहतर होगा, समालोचनात्मक चिंतन कौशल भी विकसित होगा, लेकिन प्रदर्शन कौशल जो है ये विकसित नहीं हो पाएगा इस बच्चा में। ओके, आपका ऑप्शन बी जो है बेटर है। ओके, आपका 30 प्रश्न जो है ईवीएस में ख़त्म हो चुका। यह 3 फरवरी 2023 का पेपर था और इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ओल्ड होंगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ओके, और जहाँ भी लगे आपको कि ये पॉइंट नोट करना है तो ज़रूर नोट करें, आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आएगा कंसेप्ट अगर आप नोट करते हैं तो, क्योंकि एक ही कंसेप्ट पे जो है अगला क्वेश्चन आपको बनेगा। ओके, इससे कुछ अलग नहीं आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। बस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते रहें और कंसेप्ट को समझते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।